ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 27, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे चू युएयन को खोजने के लिए जाने लगता, लेकिन तभी उसे अपने ग्रैंडफादर और लिटिल एंट की याद आती है, क्योंकि युनचे ने अपने ग्रैंडफादर से 3 साल का जो वादा किया था वो समय पूरा होने वाला था। इसलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो सबसे पहले ग्रैंडफादर और लिटिल एंट को लेने जाएगा। ये सब सोचते हुए युनचे एक छलांग लगाता है और स्नो फिनिक्स की पीठ पर जा बैठता है। दोनों मिलकर एक लंबे सफेद फिगर की तरह बन जाते हैं, जो पलक झपकते आसमान में गायब हो जाता है। स्नो फिनिक्स की स्पीड के साथ कुछ दिनों में ही युनचे न्यू मून सिटी के आसमान पर आ पहुंचता है। युनचे ने स्नो फिनिक्स को अपने कंट्रैक्टेड प्रोफाउंड सील के अंदर वापस कर लिया और सीधा उतरकर न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस की जमीन पर आ गया। जमीन पर उतरते ही युनचे ने खुद को लोगों से छुपाया, और जो पहली चीज उसने सुनी वो उसके खुद के रूमर्स थे। 2 डिसाइपल आपस में बात कर रहे थे कि कैसे उसने ब्लू विंड इंपीरियल सिटी जाकर बर्निंग हेवन क्लेन के फेन जूचेंग की शादी चौपट कर दी और उसे मार मारकर उसका हाल बेहाल कर दिया, और बर्निंग हेवन क्लेन के पावरफुल एक्सपर्ट से फाइट की और कैसे उसने बुरी तरह उन्हें हराया। अब आगे तभी एक 20 साल से थोड़ा बड़ा आदमी सामने आया, जो उन 2 डिसाइपल को डांटते हुए बोलता है, तुम दोनों अभी तक ट्रेनिंग पे क्यों नहीं गए? यहां क्या बकबक कर रहे हो? लेकिन उसके डांटने पर भी 2 प्रोफाउंड पैलेस के डिसाइपल्स जो युनचे के बारे में बात कर रहे थे बिल्कुल नहीं डरे। दोनों ने एक साथ हे करके हंस दिया और बोले, इंस्ट्रक्टर सिकोंग, हम गलत थे, गुस्सा मत होइए, हम अभी ट्रेनिंग हॉल वापस जा रहे हैं। यह वही आदमी था जिसे युनचे पहले से जानता था, सिकोंग हान का बेटा सिकोंग डू, जिसने ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के टाइम पर उसकी काफी मदद की थी। दोनों डिसाइपल्स भाग गए। सिकोंग डू जैसे आगे बढ़ने ही वाला था, एक आवाज उसके दाएं तरफ से आई, सीनियर ब्रदर सिकोंग, काफी वक्त हो गया मिलके। सिकोंग डू ने उस तरफ देखा, फिर पूरा बदन घुमाया और आंखें फाड़कर देखता रह गया। सामने युनचे खड़ा था। वो ऑलमोस्ट यकीन नहीं कर पा रहा था। युनचे, ये तुम यहां कैसे? युनचे तुरंत श्श करते हुए हाथ से इशारा करता है और बोलता है, ज्यादा जोर से मत बोलो, कोई और सुन लेगा। मुझे यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सीनियर ब्रदर सिकोंग यहां इंस्ट्रक्टर बन जाएगा। लगता है तुम तो न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के सबसे यंग इंस्ट्रक्टर हो ना? सिकोंग डू कहता है, मैं अभी सिर्फ एक इंटर्न इंस्ट्रक्टर हूं और इसका क्रेडिट थोड़ा बहुत मेरे फादर की वजह से भी है। वो युनचे को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसकी आंखों में अभी भी सरप्राइज था। उसने खुद पे हंसकर कहा, लेकिन मेरी छोटी अचीवमेंट्स तुम्हारे सामने क्या है? युनचे कहता है, सीनियर ब्रदर सिकोंग, आप गलत कह रहे हो। जब मैं ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में पहली दफा आया था, आपने मेरी हेल्प की थी। अगर आपकी गाइडेंस ना होती तो मैं इतनी जल्दी सेटल ही नहीं होता। मैं हमेशा यह याद रखा हूं। इसी तरह इन दोनों के बीच कुछ समय तक बातचीत चलती है। फिर दोनों ने साउंड ट्रांसमिशन इम्प्रिंट एक्सचेंज किया और युनचे स्नो फिनिक्स बीस्ट पे बैठकर फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के लिए रवाना हो गया। कुछ ही समय में युनचे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी आ चुका था। उसके आंखों में पुराने यादों की तस्वीरें उभरने लगीं। शॉकलैंड के पीछे के हरे पहाड़ उसे नजर आने लगे। उसकी आंखों में नमी आ गई और उसने धीरे से मन ही मन बोला, ग्रैंडपा, लिटिल आंट, मैं वापस आ गया। अब मैं कभी तुम्हें दुख नहीं सहने दूंगा। स्नो फिनिक्स सिटी गेट तक आ गया था। अगर वो उस पर अंदर जाता तो पूरी सिटी पागल हो जाती। युनचे ने स्नो फिनिक्स को वापस बुलाया और पैदल अंदर दाखिल हो गया। अपनी यादों भरी गलियों से चलते हुए युनचे के कदम भारी थे। दिल में एक्साइटमेंट था, लेकिन चलने की स्पीड धीमी थी। वो सोच रहा था अपने ग्रैंडपा और लिटिल आंट को देखकर क्या करेगा। जोर से गले लगाए, हंसे या आंसू लाए। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की गलियों में लोग इधर उधर चल रहे थे। कोई भी उसे नहीं पहचान रहा था। चलते चलते युनचे शाओक्लैन के गेट तक पहुंचा। सर उठाया, देखा बोर्ड पर गोल्डन कलर में श्या मैनर लिखा था। यह था सिया किंग्यू और श्या युएनबा की फैमिली का घर। जहां पहले हमेशा एक बस्लिंग एटमॉस्फेयर रहता था, आज एक अजीब सा सन्नाटा छाया था। युनचे ने काफी देर वहां खड़े रहकर देखा, फिर अपना प्रेजेंस हाइड किया और दीवार के ऊपर से कूदकर अंदर लैंड किया। युनचे जब अंदर घुसा तो एक ग्रीन रोब पहने हुआ सर्वेंट कोर्टयार्ड में शांति से झाड़ू मार रहा था। बाकी जितने बड़े हॉल्स और घर थे, सबके दरवाजे टाइट बंद थे। युनचे के दिल में एकदम से एंग्जाइटी आई। वो सोचता है, यह क्या हो रहा है? यहां इतना सन्नाटा क्यों है? शाह फैमिली के लोग कहां गए? अंकल श्या कहां हैं? युनचे असल में छुपकर इसलिए आया था कि सीधे श्या होंगी से मिलकर पूछे कि श्या युएनबा वापस आया या नहीं। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसे उदास और खाली पैलेस का सामना करना पड़ेगा। वो थोड़ा डेज्ड हो गया और अपना फिगर हाइड भी नहीं किया।
झाड़ू मार रहा सर्वेंट जैसे ही पलटा, युनचे को देखा और डर कर चीखा, तुम कौन हो? कब घुसे तुम? लेकिन चीखने के बीच में ही उसने युनचे का चेहरा पहचान लिया और तुरंत रुक गया। फिर हेजिटेंट होकर बोला, तुम तो शॉ फैमिली के। युनचे आगे कुछ कदम बढ़ाते हुए सीधे बोलता है, हाँ मैं ही हूं युनचे। शॉ क्लैन से 3 साल पहले निकाला गया था। तुम मुझे बताओ, शा फैमिली को क्या हुआ? लॉर्ड शा कहां है? यंग मास्टर वापस आया क्या इन 2 साल में? और शा फैमिली ऐसे कैसी बन गई? सर्वेंट कुछ देर युनचे को देखता रहा, फिर उसका चेहरा उदास हो गया। वो बताता है, मेरे लॉर्ड छोड़ के चले गए 1 साल पहले। युनचे की भौहें टाइट हो गई। वो पूछता है, छोड़कर चले गए? कहां गए? क्यों गए? सर्वेंट इमोशनल होते हुए कहता है, मेरे लॉर्ड खुद भी नहीं चाहते थे, लेकिन उनका दर्द बहुत ज्यादा था। मैं उनके साथ 20 साल से हूं। वो हमेशा सबके सामने जेंटल और हंसा खेलता चेहरा दिखाते थे, लेकिन अंदर से बहुत रोते थे। 10 साल पहले मैडम चल बसी। तब से मेरी आंखों ने देखा है उन्हें कई रात अपने आंसुओं से मुंह धोते हुए। इतने साल गुजर गए, लेकिन उन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की। फिर यंग मिस फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड ज्वाइन करके दुनिया से अलग हो गई। तब भी मेरे लॉर्ड के पास यंग मास्टर था, लेकिन फिर यंग मास्टर भी गायब हो गया। जिंदा है या मर गया कोई नहीं जानता। ना उसका जिंदा होना कंफर्म हुआ, ना लाश मिली। मैडम चली गई, यंग मिस दुनिया से अलग हो गई, और अब उनका बेटा भी गायब। मेरे लॉर्ड ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए। युनचे दिल में सोचता है और पूछता है, तो क्या वो अपने यंग मास्टर की तलाश में गए हैं? सर्वेंट सिर हिलाते हुए बोलता है, हां। मेरे लॉर्ड कहते थे, अगर उनका बेटा सच में मर गया है तो फिर ये धन दौलत 10 गुना भी हो तो क्या फायदा? 1 साल पहले उन्होंने सब प्रॉपर्टी बेच दी, सर्वेंट्स को डिसमिस कर दिया और सिर्फ मुझे और ओल्ड ल्यू को यहां छोड़ दिया, और वो अकेला निकल गए। युनचे परेशान होकर पूछता है, तो उन्होंने क्या बताया कि वो कहां जा रहे हैं? सर्वेंट थोड़ा सोचते हुए बोलता है, जब उनका सामान पैक कर रहा था मैंने देखा कि वो एक काला वुडन टैबलेट को टाइट पकड़े रहे। उसे बहुत देर तक छुआ। मैंने सीक्रेट में देखा था, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, सिर्फ एक ब्लैक क्रेसेंट मून की निशानी थी। युनचे का दिमाग तुरंत फ्लैश करता है, ब्लैक क्रेसेंट मून यानी ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड। ये प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मर्चेंट गिल्ड था। हर शहर, हर टाउन में प्रेजेंट था, और सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस नेटवर्क भी उनके पास था। युनचे सोचता है, अगर उनके पास वो टैबलेट था तो इसका मतलब उनका रिलेशन था ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड से, और बच्चे की तलाश के लिए उस नेटवर्क से अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। युनचे सर्वेंट को तसल्ली देते हुए बोलता है, फिक्र मत करो, तुम्हारा यंग मास्टर ठीक होगा। अंकल शाह बहुत समझदार इंसान हैं, उन्हें भी कुछ नहीं होगा। दोनों बहुत जल्द मिलेंगे। सर्वेंट की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बोलता है, हमारे लॉर्ड दिल के बहुत अच्छे थे, सर्वेंट्स को भी फैमिली जैसा ट्रीट करते थे। पता नहीं इतना बुरा किस्मत क्यों मिला जो बीवी और दोनों बच्चों से बिछड़ गए। भगवान भी कभी इंसाफ नहीं करते। युनचे कुछ और नहीं बोलता और हैवी हार्ट के साथ स्या मैनर से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद युनचे के सामने आ गया शॉ क्लैन का बड़ा गेट। गेट पे बड़े लेटर्स में लिखा था, शॉ क्लैन। युनचे गेट के सामने आते हुए सीधे एक जोर की लात मारी। गेट अभी प्रॉपरली लॉक नहीं था। युनचे की लात से तुरंत खुल गया। शॉ क्लैन आज बहुत लाइवली था, क्योंकि आज था शॉ क्लैन का एनुअल यंगर जेनरेशन कॉम्पिटिशन। प्लाजा के बीच में डिसाइपल्स फाइटिंग कर रहे थे। दोनों तरफ सीट्स लगी थी, और क्लैन मास्टर शियाओ युनहाई और एल्डर्स शियाओली, शियाओबो, शियाओजे और शियाओचेंग सब वहां मौजूद थे। गेट टूटने की आवाज सुनते ही सबकी नजरें ठंडी पड़ गईं और उस डायरेक्शन में जम गईं। ग्रेट एल्डर शियाओली तुरंत उठकर गरजता है, बदतमीज, कौन है जो मेरे शॉ क्लैन को परेशान करने की हिम्मत कर रहा है? युनचे आराम से अंदर आता है। उसके चेहरे पे ठंडी मुस्कान थी। उसने ठंडी आवाज में बोला, शॉ क्लैन के पुराने कुत्तों, सिर्फ 3 साल में ही मुझे भूल गए। तुम्हारा यंग मास्टर वापस आ गया है। शॉ युनहाई, शॉली, शॉबो, शॉजे और शॉचेंग सब सामने थे। 3 साल पहले उन्हीं ने मिलकर शॉली को सप्रेस किया था। उन्हीं ने मिलकर शॉलिंगसी को चू क्वांगयुन के हाथ बेचना चाहा था, और जब युनचे ने उनकी साजिश एक्सपोज की थी तब भी उन्होंने शेमलेसली उसको पनिश किया। यह सब का हिसाब चुकाना था। शॉली पहले तो थोड़ा ब्लैंक हुआ, फिर जोर से हंसा, हा हा हा, मुझे लगा कोई बिग शॉट होगा, पर यह तो वही निकम्मा निकल गया जो 3 साल पहले निकाला गया था। मुझे लगा तू मर चुका होगा या भीख मांग रहा होगा, और तू जिंदा वापस आ गया और हमें परेशान भी कर रहा है। उन्हें युनचे का प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन सेंस ही नहीं हो रही था।
नेचुरली उनको लगा वो अभी भी वही क्रिपल्ड प्रोफाउंड वेन्स वाला वेस्ट है। एल शाओ युनहाई गुस्सा होकर खड़ा होते हुए बोलता है, मैंने 3 साल पहले कह दिया था कि तू फिर कभी शाओ क्लैन में कदम नहीं रखेगा। अब आ गया और हमें गाली भी देगा? क्या बाहर दुनिया में टांगे टूटे हरामी की तरह मरने से बच गया और अब यहां मरने आया है? युनचे कोल्डली हंसते हुए बोलता है, नहीं, मैं अपना बदला लेने आया हूं पुराने कुत्तों से। तेरे बेकार और अंधे, गूंगे, लंगड़े और नपुंसक हो चुके बेटे शाओ युलोंग का हाल कैसा है आजकल? ओह नहीं नहीं, बेहतर सवाल यह है, जो 3 साल पहले मैंने उसे एक पाइल ऑफ रॉटन मीट बना दिया था, क्या अभी भी जिंदा है? यह सुन के जैसे जहर का तीर सीधा शाओ युनहाई के दिल में घुस गया। वो पूरे गुस्से में कांपते हुए चिल्लाता है, शाओ यांग, इसको पकड़ो, उसके सभी शरीर के हिस्सों को तोड़ दो। जी क्लैन मास्टर। शाओ यांग, जो अभी अभी 4th लेवल नेसेंट प्रोफाउंड रेल में एंटर किया था और आज के कंपटीशन में टॉप 30 में आया था, बहुत खुश था। उसके लिए युनचे को तोड़ना एक मजाक ही था। हंसते हुए वो युनचे के करीब आया, अपना हाथ घुमाते हुए बोला, शाओचे, सच बोलूं तो अब थोड़ा रिस्पेक्ट करता हूं तुझे। एक वेस्ट्रल जैसे तू 3 साल तक बाहर जिंदा रहा, वो भी कमाल है। अब तू हमें परेशान करने की हिम्मत भी लाया है। चल, आज ग्रैंड डैडी तुझे सही से सीख देगा। 3 साल पहले तू यहां से चला गया था, इस बार तू यहां से रेंगता हुआ निकलेगा, एक कछुआ की तरह। यह कह के उसने कैजुअली अपना हाथ बढ़ाया और युनचे की गर्दन को पकड़ने की कोशिश की। उसकी हथेली के बीच थोड़ी प्रोफाउंड एनर्जी घूमने लगी। शाओयांग का चेहरा देख के युनचे एक ठंडी स्माइल करता है। वो अपना राइट पैर से शाओयांग को लात मारता है। जब शाओयांग अपना हाथ युनचे की गर्दन पकड़ने के लिए उठाया था, अचानक उसके कमर के एरिया पर लगा जैसे कोई बड़ा पहाड़ जोर से टकरा गया हो। बूम की आवाज हुई। शाओयांग चिल्लाता है, उसका पूरा बदन रबर बॉल की तरह हवा में उड़ता है और कई बार वापस घूमता है। जब वो जमीन पर गिरता है, उसका चेहरा खून से भरा होता है। वो सांस नहीं ले पा रहा था, पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। शाओबो शौक से सफेद होकर जोर से चिल्लाता है, यांग, यांग हेयर, और तुरंत उसके पास जाता है। पल्स चेक करता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। शाओयांग की इंजरीज ज्यादा सीरियस नहीं थी, लेकिन उसके प्रोफाउंड वेन्स बिल्कुल क्रिपल हो चुकी थीं। मतलब शाओयांग अब पूरा ट्रैश बन गया है। शाओबो थोड़ा हिलता हुआ खड़ा होता है। गुस्से और शौक में उसका चेहरा खून से लाल हो जाता है। वो चिल्लाता हुए बोलता है, शाओचे, तू नालायक, तूने शाओयांग के साथ क्या किया? मैं तुझे अपने हाथ से मार दूंगा, नालायक। शाओबो गुस्से में अकेले भूखे भेड़िए की तरह युनचे पर झपटा है। उसका हाथ पूरा जोर लगा के युनचे के पास आ रहा था, लेकिन युनचे हिलता भी नहीं और शाओबो का पंच युनचे की छाती पर जोर से लगता है। शाओ क्लैन वाले सोचते हैं इस स्ट्राइक से युनचे की छाती टूट जाएगी या वो मर जाएगा, लेकिन जब मुक्का लगता है, ना तो इंपैक्ट की आवाज है, ना बॉडी में मूवमेंट, जैसे पंच किसी रुई के बॉल पर लग रहा हो। शाओबो ने जब अपनी पूरी स्ट्रेंथ से पंच किया था, उसका हाथ युनचे की चेस्ट में जाकर गायब हो जाता है। उसकी आंखें शौक से बढ़ जाती हैं और उसके सामने युनचे डेविल जैसे ठंडी हंसी देता है। युनचे की छाती हल्की सी बाउंस करती है। ग्वाह! शाओबो की दर्द भरी चीख पूरा शाओ क्लैन में गूंजती है। शाओबो खून थूकते हुए पीछे गिरता है। उसका पूरा राइट मुक्का शैटर्ड हुआ, कच्चा मांस बन गया है। खून उसके हाथ से बह रहा है। उसका राइट हाथ अंदर से बाहर तक, स्किन से हड्डी तक टूट गया है। वो जमीन पर पड़ा हुआ अपना हाथ हिला रहा है, जो अब बेहुदा सा लग रहा है। दर्द में चिल्लाता है। पूरा शाओ क्लैन में सिर्फ शाओबो की चीख सुनाई देती है। सबके चेहरे डर से भर गए हैं और वो डिसबिलीफ में हैं। युनचे कोल्डली हंसते हुए कहता है, बूढ़े कुत्ते, शाओबो, जुबान संभाल के। अब मेरा नाम शाओचे नहीं है। 3 साल पहले मेरा नाम युनचे हो चुका था। तब से दादा और छोटी आंटी के अलावा और बस बदला लेने के अलावा मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। युनचे नाम सुनते ही सबके कान के पास बिजली गिर जाती है। सबके चेहरे डर से बदल जाते हैं। शाओचेंग जोर से थूक निकलता है, कांपते हुए बोलता है, क्या हो सकता है? युनचे, रैंकिंग टूर्नामेंट वाला, वो तू है? इस समय युनचे के हाथ में एक काली रोशनी चमकती है और ड्रैगन फॉल्ट सामने आ जाता है। फिर ड्रैगन फॉल्ट जमीन पर जोर से गिरता है। एक जोर का धमाका होता है और उसके नीचे वाला मार्बल फ्लोर फट जाता है। क्रैक लाइंस जमीन पर फैलती हैं, पूरे शाओ क्लैन के लोगों के पैर के नीचे तक फैलती हैं। युनचे सोर्ड का हिल्ट पकड़ता है और धीरे आवाज में कहता है साफ साफ, मैं ही वो युनचे हूं। शाओ युनहाई और बाकी लोग शॉक्ड होके हॉरर में हैं। सबके चेहरे गुस्से और डर से सफेद हो चुके हैं। उनकी आंखें निकल आने वाली सी लग रही थीं। कुछ कमजोर डिसाइपल्स शॉक में गिर गए, बेदर्द से थरथराते हुए। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो शाओचे,
जिसे वो सालों तक मजाक समझते थे, वापस इस लेवल की ताकत लेकर आएगा। श्याओ युनहाई का दिल और चेहरा बदलता है। ड्रैगन फोल्ट की गॉडली ताकत से बनी उस क्रैक के बीच से उसके पैर गुजरे, जिससे उसका सोल बॉडी छोड़ने वाला था। अभी भी वो कोल्ड स्वेट में भीग रहा था। अपना हाथ उठाकर वो बहुत बुरी सी स्माइल के साथ कहता है, तो तू वाकई वो लेजेंडरी युनचे है। हाँ, ये बात मुझे पहले पता होनी चाहिए थी। सोचा भी नहीं था कि मेरा भतीजा श्याओ क्लैन छोड़ के ऐसे सक्सेस करेगा। ये तो सेलिब्रेट करने वाली बात है। युनचे ठंडी हंसी के साथ बीच में बोलता है, मैं आज यहां अपना बदला लेना आया हूं। तू कौन है? और ये सभी लोग, इन सबसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। इतना कहते हुए युनचे की बॉडी अचानक से हिलती है। वो एक शैडो की तरह श्याओ युनहाई की तरफ भागता है। श्याओ युनहाई की आंखों के सामने सब कुछ ब्लर हो जाता है और एक पानी का बोझ लगभग 15,000 किलोग्राम का उसके छाती पर जाता है। वो खून थूकता है और जमीन पर गिर जाता है। चिल्लाने की कोशिश करता है, पर युनचे का पैर उसके मुंह पर जोर से रहता है। वो आवाज भी नहीं निकाल पाता। युनचे अपना राइट पैर श्याओ युनहाई के सिर पर रख के उसका आधा सिर जमीन में दबा देता है और ठंडे दिल से कहता है, श्याओ युनहाई, श्याओ क्लैन का क्लैन मास्टर होते हुए अपने फायदे के लिए, उस श्याओ सेक्ट के नालायक को खुश करने के लिए तूने मेरी लिटिल आंटी को फंसाने की कोशिश की और उसे ना उम्मीद नरक में गिराने के करीब ले आया। तेरा जो एक्ट था वो बहुत जबरदस्त था, एक्टिंग भी जबरदस्त और तेरा दिल मैला भी। तुम जैसे आदमी को क्लैन मास्टर बनाना वाकई हेवन अंधा लगता है। शाओली जोर से चिल्लाता है, हमारे क्लैन मास्टर को कुछ मत करना, और अचानक खुद का तलवार युनचे की पीठ में घुसा देता है। युनचे बिना घूमे अपना हाथ पीछे ले जाता है, तलवार का नोक पकड़ लेता है और तुरंत तलवार अपने हाथ में ले लेता है। फिर अपनी हथेली घुमाकर तलवार को ऑपोजिट डायरेक्शन में सांप के जैसा उड़ा देता है, जो शाओली के कंधे में घुस जाता है। तलवार का हिल्ट उसके शोल्डर ब्लेड में अटक जाता है और वो दूर चला जाता है। बूम की आवाज से तलवार दीवार में घुस जाता है। शाओली वहां लटक जाता है। शाओली पागल जैसे चिल्लाता है। वो स्ट्रगल करता है, लेकिन जितना ज्यादा स्ट्रगल करता है तलवार उतना अंदर चला जाता है, हड्डी तक घुस जाता है। खून फाउंटेन की तरह उसके कंधे से निकलता है। वो पूरे बॉडी पर गिरता है। जल्दी ही नीचे बड़ा ब्लड पूल बन जाता है। शाओजे और शाओचेंग दोनों मिलकर अटैक करना चाहते थे, लेकिन शाओली की हालत देखकर और शाओबो की चीख सुनकर उनका चेहरा सफेद हो गया। उनके स्कैल्प्स और स्किन सुन्न हो गए। डर से भरे हुए दोनों ने अपने तलवार नीचे रखे और एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखाते। शाओजे के पैर कांपते हैं। वो घबराकर बोलता है, युनचे, मेरा पोता चंगजी 3 साल पहले शाओ क्वांगयुन के साथ शाओ सेक्ट गया था और अभी वो भी शाओ सेक्ट के मेन सेक्ट में है। क्या तुम उसकी इज्जत के लिए थोड़ा दया दिखा सकते हो? युनचे ठंडी आवाज में बोलता है। शाओ चेंगजी है? वो क्या चीज है? वो तो शाओ सेक्ट में एक नॉर्मल दरवाजा गार्ड से भी नीचे होता, और अगर शाओ सेक्ट का सेक्ट मास्टर शाओ जुएतियन खुद आ जाए, उससे भी मैं उसके गुनाहों का हिसाब लूंगा। बेटा ने जो बोझ छोड़ा है, बाप जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। ऐसा कहते हुए युनचे एक जोर का किक मारता है और शाओ युनहाई दूर जाकर टकराता है और उसके साथ एक दूसरा दर्जन डिसाइपल भी गिर जाते हैं। पर युनचे ने जान लेने के इरादे से स्ट्राइक नहीं किया था। उसकी स्ट्रेंथ इतनी थी कि अगर सिर्फ 10% भी लगाता तो सामने वाला अधूरी लाश बनकर गिरता। शाओ युनहाई, जो अभी क्लैन मास्टर था, यह समझ जाता है। खून से भरा हुआ उठने की कोशिश करता है और बोलता है, युनचे, हाँ, हमसे और 5th एल्डर से गलती हुई थी, पर तब हमें शाओ सेक्ट की वजह से मजबूरी में करना पड़ा। अगर हम मना कर देते तो हम सब खत्म हो जाते। इसलिए तुम्हें क्लैन से निकाला था, क्योंकि तुम्हें हम कभी अपना खून नहीं मानते थे। लेकिन जितना भी हो, तुम यहां पले बढ़े हो। युनचे भारी आवाज में गुस्सा करके कहता है, बकवास। पहले दिन ही श्याओ क्वांगयुन आया था। उसने मेरी लिटिल आंट को देखा तक नहीं था। फिर तुम लोग ने दूसरे दिन उस पर झूठे इल्जाम लगाए और आज कह रहे हो कि मजबूर थे। तुम्हें शर्म भी आती है ऐसा बोलते हुए? मुझे पालने वाले मेरे ग्रैंडफादर शाओली थे, तुम लोग नहीं। तुमने मुझे क्या दिया था? सिर्फ नफरत, तमाशे, जलील करना और दबाना। यह सब मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। यह कहकर युनचे की नजर वहां खड़े हर एक पर पड़ती है। जिस पर भी वो नजर डालता उसके रोम रोम ठंडे पड़ जाते। जो कभी युनचे को वेस्ट बोलते थे, सबके सर नीचे झुक जाते हैं, शरीर कांप रहे होते हैं। शाओबो का दायां हाथ पूरा खत्म हो चुका था। शाओली एक दीवार पर कील जैसे अटका दिया गया था और इतना चीखने के बाद उसकी आवाज भी खत्म हो रही थी। क्लैन मास्टर शाओ युनहाई एक घुटने पर बैठा खून से भरा हुआ था। शाओचेंग और शाओजे के पैर थरथरा रहे थे। पूरी शाओ क्लैन के अंदर सिर्फ उदासी और वॉरफेयर वाली डिस्पेयर भरी हुई थी। सबके दिल बस एक चीज सोचकर भर गए, रिग्रेट। वो समझ गए कि अगर 3 साल पहले उन्होंने इतने गंदे और खुदगर्ज काम ना किए होते
तो आज युनचे का नाम उनके शॉकलैंड को आसमान तक ले जा चुका होता। इंपीरियल फैमिली और फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड तक से कनेक्शन बनता। उनका नाम दुनिया में मशहूर होता। पर यह सब उनकी छोटी सोच और लालच ने बर्बाद कर दिया। शाओचेंग धीरे से बोलता है, हाँ, ये सब हमारी गलती है। तब हम सब अंधे हो गए थे शॉसेक्ट का नाम सुनकर। लेकिन पर सब आइडिया तो उस टाइम के यंग क्लैन मास्टर शॉयुलोंग का था। हम बस उसके साथ चल रहे थे और उसने अपनी सजा भी पाली। उसी रात उसकी आंखें निकाली गईं, उसका नाक, कान, जुबान काट दिए गए और उसकी दोनों बाजू टांग की नसें काटकर उसे हिजड़ा बना दिया गया। यह सब असली में उसकी सोची हुई चाल थी, ना कि हमारी। युनचे हंसकर ठंडी आवाज में बोलता है, सही कह रहे हो, उसे उसके गुनाहों की सजा मिली। लेकिन तुमने जो किया था उस दिन, तुमने कभी सोचा नहीं कि एक दिन तुम्हें भी अपना सजा भुगतनी पड़ेगी। युनचे का जिस्म तुरंत गायब हो जाता है और उसी वक्त शाओचेंग और शाओजे दोनों महसूस करते हैं एक जबरदस्त प्रोफाउंड एनर्जी उनकी तरफ आ रही है। पिए पिए की आवाज के साथ दो जोर से थप्पड़ की आवाज गूंजती है, इतनी तेज कि कनपटी तक हिल जाती है। शाओजे और शाओचेंग दोनों हवा में उछल जाते हैं और दूर जाकर जमीन पर पड़कर लथपथ हो जाते हैं। उनके मुंह से खून बहने लगता है और उनका चेहरा पूरा लाल होते हुए सूज जाता है। चेहरे के जिस साइड पे थप्पड़ पड़ा वो 2-3 गुना सूजा हुआ लग रहा था। अपना चेहरा पकड़कर वो दर्द से कराह रहे थे। फिर युनचे की फिगर फ्लिकर करती है और वो वापस वहीं आ खड़ा होता है जहां पहले था। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वहां खड़े एक भी इंसान उसे ठीक से देख नहीं पाया। उसने अपने हाथ सीना पर बांधे और एक ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, पर टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हें मारूंगा नहीं, वरना अब तक तो तुम लोग लाश के ढेर बन चुके होते। तुम्हें मारने का रीजन मुझे नहीं, तुम्हें जिंदा छोड़ने का रीजन है मेरे ग्रैंडफादर और मेरी लिटिल आंट की वजह से। दोनों की फितरत नरम और दयालु रही है। उनके हाथों से कभी खून नहीं हुआ और वो दोनों तुम लोगों के एक ही क्लैन से बिलोंग करते हैं। अगर मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा तो उनके दिल पे हमेशा गिल्ट रहेगा कि तुम्हारी मौत उनकी वजह से हुई। ये सुनते ही सब लोगों के दिल में जो निराशा था उसमें थोड़ा लाइट आती है। सब थोड़ा खुश लगते हैं, लेकिन तुरंत ही उनको कुछ याद आता है और उनके चेहरे वापस उतर जाते हैं, पहले से भी ज्यादा बुरा एक्सप्रेशन। शाओ युनहाई मुश्किल से खड़ा होता है और जल्दी जल्दी बोलता है, ये गलती हमसे ही हुई थी पहले। हमने ही 5th एल्डर और तुम्हें धोखा दिया था और आज जो हमारी हालत है वो भी उसी की सजा है। अगर तुम आज हमें बचा लो तो आज से शाओ क्लैन तुम्हारी बात मानेगी, तुम्हें लीडर मानेगी। तुम्हारी कमांड हम बिना सवाल मानेंगे, चाहे हमें आग में कूदना पड़े या पानी में, हम जरूर मानेंगे। बस हमें मौका दो अपने गुनाह सुधारने का। उनकी सब हरकत युनचे की नजर में आ रही थी। उसे थोड़ा अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। युनचे ठंडी नजर डालकर बोलता है, शाओ युनहाई, तुम्हारी प्लानिंग अच्छी है। पहले मुझे शाओ क्लैन से निकाल दिया और अब मेरे साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो? ठीक है, अगर तुम लोग इतने आज्ञाकारी बनना चाहते हो तो मैं अभी तुम्हें एक काम देता हूं। उसकी नजर ठंडी हो जाती है, सब पर टिकती है और वो आगे बोलता है, सब लोग अभी के अभी पिछले पहाड़ के रिफ्लेक्शन गॉर्ज जाओ। वहां जाकर घुटनों पे बैठकर मेरे ग्रैंडफादर और मेरी लिटिल आंट के सामने भीख मांगो कि वो रिफ्लेक्शन गॉर्ज छोड़कर बाहर आ जाए। अगर तुम उन्हें मना पाते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और उनके फैसले पर तुम्हारा फ्यूचर छोड़ दूंगा। अगर तुम उन्हें मना नहीं पाए और वो बाहर नहीं आए तो तुम वहां घुटनों पे ही मर जाओगे। ये सुनने के बाद शाओ क्लैन के लोगों के चेहरे पर खुशी या सुकून की जगह एक और भी गहरी डर और घबराहट दिखने लगेगी। शाओ युनहाई फिर से नीचे घुटनों पे गिर जाता है। उसका जिस्म अब उठ नहीं पाता। उसकी आवाज भयानक डर से भरी हुई थी। वो बोलता है, 5th एल्डर और शाओलिंगसी, वो पहले ही। यह सुनकर युनचे की आंखें छोटी हो जाती हैं। उसका चेहरा लाल गुस्से से भर जाता है और उसके पूरे जिस्म से किलिंग इंटेंट निकलने लगती है, जो बर्फ जैसा ठंडा और मौत जैसा खतरनाक था। एक ही ब्लिंक में वो शाओ युनहाई के सामने आकर उसके कॉलर को पकड़ लेता है और लाल आंखों से चीखता है, मेरे ग्रैंडफादर और मेरी लिटिल आंट को क्या हुआ? बताओ मुझे, बोल अभी। शाओ युनहाई युनचे के पकड़ने से सांस नहीं ले पा रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके पास खड़ा शाओचेंग अपना सूजा हुआ चेहरा पकड़कर पीछे हटता है और फिर डरे डरे बोलता है, वो अब रियर माउंटेन में नहीं है। युनचे के जिस्म से एक ठंडी और खौफनाक मलिशियस ऑरा निकलती है। सबके जिस्म कांप उठते हैं। शाओचेंग झिझक कर एक गहरी सांस लेता है और तुरंत बोलता है, डर के मारे कि कहीं युनचे उसे वहीं ना मार दे। ये बर्निंग हेवन क्लैन था। बर्निंग हेवन क्लैन के लोग
3 दिन पहले बर्निंग हेवन क्लैन के कुछ लोग अचानक यहां आए थे। उन्होंने कहा था कि वो शाओली और शाओलिंगसी को ले जाना चाहते हैं। हमें रीजन तक नहीं बताया, और क्योंकि वो बर्निंग हेवन क्लैन के ऑर्डर्स थे, हम डर के मारे रेजिस्ट भी नहीं कर सके। बस चुपचाप देखते रहे जब वो रियर माउंटेन गए और 5th एल्डर और शाओलिंगसी को ले गए। ये सब बर्निंग हेवन क्लैन का काम था, हमसे इसका कोई लेना देना नहीं था। ये सुनते ही युनचे के दिमाग के अंदर बस एक ही चीज भर गई, एक दहाड़ती हुई गुस्से और नफरत की आग। नेक्स्ट पार्ट्स में हम देख रहे होंगे कि कैसे युनचे अपने गुस्से से उबलते आग से बर्निंग हेवन क्लेन पहुंचता है और वहां आतंक मचाता है। स्काई प्रोफाउंड रियल्म के एक्सपर्ट को तो गाजर मूली की तरह काट रहा होगा, जिससे सभी बर्निंग हेवन क्लेन के लोग युनचे के पास आने पर भी 10,000 बार सोचेंगे। चलो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। वीडियो में 100 लाइक अगर जल्दी हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने की संभावना और ज्यादा हो जाएगी। साथ ही आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इससे हमें वीडियोस डालने का मोटिवेशन मिलता है। फ्यूचर में आप अगर चाहे तो ऐसे ही नॉवल एक्सप्लेनेशन आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको केवल 5 सेकंड्स का एक छोटा सा कष्ट उठाना होगा। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार इस तरह की वीडियो देखने में दिलचस्पी दिखाते हैं तो उन्हें शेयर कर सकते हैं।